तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम जो इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चंस किए थे, तो उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 60 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग ये नोट्स जो मैंने टारगेट ग्रुप में डाले हुए हैं वो एक बार पढ़ लें। जो राष्ट्रीय आय के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ 18 पेज है। आपको कम से कम 10 मिनट लगेगी और इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें हर एक चीज़ दी हुई है, राष्ट्रीय आय के क्षेत्र वगैरह, और ये जो फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे है। और अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता क्या है और इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। या फिर आपको आज मैं ये नेशनल इनकम वाली जो है पीडीएफ ये भी डालने वाला हूँ। बस ये इस सिर्फ 2 पेज की है, इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको मेन मेन चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को देख लें, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। देखिए, जो भी स्टूडेंट एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी कर रहा है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहा है तो हमारा टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिपरेशन करें और एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, वो पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज आपको क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जीएनपी को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जीएनपी का पूछा हुआ है। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है। जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी कुछ भी नहीं है, जो अंतिम प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका अंतिम रूप, जितना भी इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, ठीक है, जितना भी इंडिया के अंदर उत्पादित हुआ है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब आप समझ गए हो, घरेलू, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं इसमें से एक टर्म और निकाल दूं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको बनाने में कुछ लागत आई होगी, कुछ घिसावट आई होगी, मशीनें भी घिसी होगी, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन, जो कैपिटल डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपके पास एनडीपी बच जाता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आपका जीडीपी से क्या बनता है? एनडीपी बनता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या बनता है? एनएनपी बनता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, जीडीपी है, जीडीपी से मैं क्या बनाता हूँ? जीएनपी बनाता हूँ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, जब आप नेशनल की बात कर रहे हो, ये अभी तक तो घरेलू था, अब हम नेशनल पे चले गए। तो नेशनल में चले गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया में भी उत्पादित कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया में उत्पादन हुआ, यानी जो जीडीपी हुई, उसमें से अगर मैं जो विदेशी लोग जो कमा रहे हैं, यानी एम को माइनस कर दूं, ठीक है, हमारा बच गया भाई, हमारे देश का बच गया। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग बाहर भी तो कमा रहे हैं, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स से डिनोट करते हैं, तो आपका ये हो जाता है जीडीपी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या आ जाता है? जीएनपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पहले डोमेस्टिक था, अब नेशनल आ गया। अब इस नेशनल को, ग्रोस है, इसको नेट बनाना पड़ेगा। तो जी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? एनएनपी ज्ञात कर सकता हूँ। और एनएनपी पे फिर वही बात होगी कि जीडीपी प्लस, ये तो हमने कर दिया, इसमें से हमने क्या नहीं घटाया? डेप्रिसिएशन, बिकॉज वो ध्यान दीजिए कि एनडीपी निकाला था हमने तब घटाया था। अभी हम जीडीपी पे बात करें तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल होता है, तो वो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? एनएनपी आता है, ठीक है। चलिए, ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ से अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। ऐसे मैं बताऊंगा तो आपको बीच में से ही ऐसे हो जाएगा। जीएनपी का निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखना है एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है कि एनएनपी है, जब हमने निकाला था जीएनपी, ठीक है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन घटाया था, तब हमारा आया था एनएनपी। अब ये डेप्रिसिएशन इधर चला जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो जीएनपी निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, और एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। ये तो रिवर्स दे रखा है फॉर्मूला। सही कथन क्या होगा? जीएनपी जीएनआई। अच्छा, ये क्या होता है? जीएनआई और जीएनई, ये होता है ग्रोस नेशनल इनकम। और ये क्या होता है? जीएनआई क्या होता है? जीएनई क्या होता है? ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय आय से आशय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी देश की सरकार की एक वर्ष की आय, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं वो आपको समझना होगा। एक राष्ट्र में पैदा की गई समस्त आय, एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध का योग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध का योग। इसमें क्या हो जाता है, देखिए अगर मैं बात करूं कि एनएनपी जो निकालते हो आप लोग, वो फैक्टर कॉस्ट पे अगर है तो वही आपकी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। और एनएनपी हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जीडीपी हम निकालते हैं। जीडीपी में से हम क्या करते हैं कि जो विदेशों में के अंदर कमाई गई आय वो जोड़ देते हैं, और विदेशियों ने हमारे यहाँ पे घटाई है वो घटा देते हैं, और माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, और प्लस आपका क्या हो जाता है, सब्सिडी हो जाता है। तो ये आपकी नेशनल जो नेशनल नेट नेशनल ठीक है प्रोडक्शन आ जाता है। तो ये आपकी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट पे है तो आपका क्या आ जाता है, राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो वहीं पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर थ्योरेटिकल चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध का योग, शुद्ध आय का, शुद्ध का मतलब ही यही है कि आपने जो है विदेशियों को घटा दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया, उसका ही मतलब ये होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण पर क्या बोला हुआ है, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है। किस में सम्मिलित करेंगे हम, तो ये आपके व्यक्तिगत आय में सम्मिलित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो तो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन आप जब पर्सनल इनकम निकालते हो, देखिए पर्सनल इनकम भी मैंने कवर किए हुए नोट्स के अंदर, पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपका सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय की समिति की नियुक्ति कब हुई, तो ये नियुक्ति की समिति आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, 1949 के अंदर हुई। एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, तो आपका यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपका डेप्रिसिएशन घटाया जाता है, तो मूल्य ह्रास यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट। जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, देखिए जीडीपी और जीएनपी। अब यहाँ पे तो ये क्या है, डोमेस्टिक है, ठीक है, और ये नेशनल है। और नेशनल में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैंने बताया था कि जो आप विदेशों से जो है, विदेशियों ने जो यहाँ पे कमाया वो घटा दीजिए, और हमारे लोगों ने जो विदेशों में कमाया वो जोड़ दीजिए। तो विदेशों से शुद्ध साधन आए, ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आए, मतलब दोनों को घटा एडजस्ट करके, ठीक है। यहाँ पे सकल विदेशी ये तो होगा ही नहीं, शुद्ध देशी विनियोग का नहीं, शुद्ध निर्यात का, तो यहाँ पे विदेशी शुद्ध साधन आय, याद रखिएगा साधन आय। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, सीपी। सीपी क्या है आपका, निजी उपभोग व्यय, और सीजी क्या है, सरकारी उपभोग व्यय है, और आईपी क्या है, निजी विनियोग पर व्यय है, और आईजी क्या है आपका, सरकारी विनियोग व्यय है, और एक्सपोर्ट है आपका, और इम्पोर्ट है। ठीक है, इससे कुछ आगे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, तब कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन जो है आपका सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, तो यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है, तो ये आपके दो ऑप्शन में से एक होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये तो जुड़ेंगे सारे, ठीक है, ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो गया प्राइवेट सेक्टर में, ये आपका गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये कंजम्पशन हो गया कंज्यूमर का जो आपका है, और ये हो गया, ठीक है। तो यही एक फॉर्मूला बन रहा है, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, इसलिए एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी मार्केट प्राइस आएगी, ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए इनको करने का सबसे आसान तरीका वही है कि वो चीज़ें आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। अगर आपको समझना है तो वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आपसे पूछेगा जरूर। ये जो है नेशनल इनकम और ये सब चीज़ें हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य पूछा हुआ है कि आप इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए एनआई नेशनल इनकम लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, ठीक है, ये तो ठीक है, यही आपका कथन सत्य है, एक ही निकालना है हमें, तो यही कथन सत्य हो जाएगा। और ये परिभाषा भी आपको दी हुई है स्टार्टिंग के अंदर ही, जो नोट्स बने हुए हैं वहाँ पे, और ये नोट्स मैंने काफ़ी दिन पहले ही डाल दिए थे, अगर आप लोगों ने हिम्मत करके कुछ पढ़ा है तो। जीएनपी में क्या सम्मिलित नहीं होता, जीएनपी के अंदर जो है क्या सम्मिलित नहीं होता, तो आप लोगों को पता है कि जब हम जीएनपी निकालते हैं, जीडीपी होता है उसमें से हम जीएनपी निकालते हैं, तो इसमें क्या शामिल नहीं होता, हस्तांतरण तो भुगतान है वो शामिल नहीं होता। चालू वर्ष का
अंतिम उत्पादन तो हम इसमें आपका फाइनल प्रोडक्शन ही लेते हैं, ठीक है। जीएनपी मूल्य ह्रास तो जीएनपी में शामिल होता है, क्योंकि हम एनएनपी निकालते हैं तब घटाते हैं मूल्य ह्रास को। जीएनपी में से क्या घटाते हैं, जीएनपी में से आपका डेप्रिसिएशन घटा के हम एनएनपी ज्ञात करते हैं, इसलिए ये तो सम्मिलित ही रहता है। किस देश की राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, किसी देश की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखते हैं सरकार द्वारा कमाए गए धन, ये तो गलत है। विभिन्न उत्पादनों की साधनों की आय का योग, तो ये आपका सही है कि विभिन्न उत्पादन की साधनों की आयों का योग जो होगा आपके लिए राष्ट्रीय आय होगा। जीएनपी मालूम है तो एनएनपी मालूम करने के लिए हम क्या घटाएंगे, तो जीएनपी हमें पता है तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो आपका पूंजीगत ह्रास घटाकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनएनपी ज्ञात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय विश्लेषण के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। एनएनपी माइनस सीसीए, ये तो आपका गलत है। बाजार कीमत पर एनएनपी प्लस सब्सिडी, साधन कोस्ट लागत पर आपका एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए बाजार लागत पर आपका एनएनपी है और प्लस सब्सिडी है, साधन लागत पर एनएनपी निकालना है, तो यहाँ पे ये प्रत्यक्ष कर दे रखा है ना। देखिए सिंपल सी बात है कि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि क्या होगा कि एनएनपी आपको क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस पे दे रखा है, ये मार्केट प्राइस पर दे रखा है, और उस प्लस आपका सब्सिडी हो जाएगा, तो सब्सिडी है वो, और माइनस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे देखिए, ये आपका गलत था, ठीक है, ये आपका सही है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से जीएनपी निकाले, जीडीपी प्लस शुद्ध प्राप्तियां, ठीक है। विदेशी विनियोगों में शुद्ध प्राप्तियों का मतलब है कि आपने एडजस्ट करके दिया है ना, ठीक है, यानी आपका विदेशियों ने जो कमाया और विदेशों में जो भारतीयों ने कमाया उसका माइनस करके आपने दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जीएनपी बराबर पूंजीगत ह्रास सीसीए बराबर एनएनपी। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है एनएनपी माइनस सीसीए, ये इसमें प्लस होगा तब आपका सही होता है ना, ये आपका क्या होता, प्लस होता तो सही होता। और वहीं पे आपको ये नीचे ऑप्शन में दे दिया कि आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। जीएनपी में से आप अगर पूंजीगत ह्रास घटाते हो तभी आपका एनएनपी आता है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, इसको भी करेक्शन कर लीजिए, चारों सही मान लीजिए या फिर किसी को सही नहीं मानिए, क्योंकि आपको तो समझना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कौन सा कथन गलत है, ये पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय सकल उत्पादन तो नहीं होता, ये जीडीपी दे रखा है, सॉरी जीएनपी दे रखा है, तो ये तो नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस विनियोग, उपभोग प्लस बचत, तो इसमें एक ही गलत ही पूछा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एनएनपी का अंग नहीं है, एनएनपी का जो है अंग नहीं है वो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स, व्यापारिक हस्तांतरण, पूंजीगत ह्रास, तो एनएनपी का जो है पूंजीगत ह्रास नहीं है, बिकॉज एनएनपी हम ज्ञात करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो आपका जीएनपी है उसमें से हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन अंकित कीजिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस, तो ठीक है, जीएनपी हम निकाल रहे हैं, जीएनपी में क्या नहीं होता, डेप्रिसिएशन हम नहीं घटाते, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे ये तो गलत ही हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट तो माइनस होता ही नहीं है, और इसमें ये प्लस नहीं होता, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। यानी सी प्लस आई प्लस जी और माइनस माइनस नहीं होगा, बिकॉज हम क्या करते हैं कि जो ये जो हमारी आय है जो भारतीयों ने विदेशों में कमाई है, माइनस क्या होगा, जो भारत में विदेशियों ने कमाई है उसमें से घटाकर हम इसमें जोड़ते हैं, सी प्लस आई प्लस जी में जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका जीएनपी बनता है। इसको हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उपरोक्त समीकरण है, ये व्यय पक्ष का विवरण होता है, ये किसका होता है, व्यय पक्ष का विवरण होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए आप क्या कर सकते हो, या तो उत्पादन से निकाल सकते हो कि हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ उस हिसाब से, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, उतना ही हमारे देश का जो है एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप व्यय के माध्यम से निकाल सकते हो कि भाई इंसान व्यय तभी करेगा ना किसी उत्पादन पे ही करेगा। भाई आज कोई भी चीज करो, आप कोई भी सर्विस लो, कुछ भी करो, आप कुछ भी पे कर रहे हो तो किसी ना किसी प्रोडक्शन का ही पे कर रहे हो।
जैसे आप कोई सर्विस के लिए पे कर रहे हो तो आप उसकी सर्विस ले रहे हो तो वो भी हमारे लिए, तो आय से भी निकाला जा सकता है, सॉरी उत्पादन से भी निकाला जा सकता है और व्यय से भी निकाला जा सकता है। तो ये आपका कौन सा पक्ष होता है, व्यय पक्ष होता है। वहां पे हम किससे निकालते हैं, प्रोडक्शन से, जहां पे जीडीपी वगैरह करते हैं ना, वो क्या होता है, उत्पादन पक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उत्पादन में गणना की जाती है। राष्ट्रीय उत्पादन में किसकी, जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, उत्पादन वाला आ गया, तो इसमें हमें पूछता है कि की गणना की जाती है सभी वस्तुओं की, वे वस्तुएं जिनका बाजार में विनिमय हो सकता है, वे वस्तुएं जिनका बाजार में विनिमय होता है किंतु उत्पादकों द्वारा उपभोग नहीं लिया जाता। ये होगा विनिमय हो और उत्पादकों द्वारा अपने उपभोग के लिए रखी गई हो। अब देखिए सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, उसके 100 बोरी अनाज हुआ, अब वो ये सोचिए कि कुछ ना कुछ तो रखेगा, जैसे आप ये सोचेगा कि 15 बोरी खुद के खाने के लिए और प्लस 5 बोरी बीज के रूप में, तो वो 20 बोरी रख रहा है ना, तो वो भी हमें काउंट करनी है राष्ट्रीय उत्पादन के अंदर, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो विनिमय हो यानी जो बाजार के लिए अवेलेबल है वो, और साथ में क्या है, उपभोग के लिए रखी गई जो हमारी सामग्री है वो भी, ठीक है, दोनों ही आपको लेनी है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उत्पादक सम्मिलित नहीं हो सकता, राष्ट्रीय उत्पादक यानी ग्रोस जो नेशनल प्रोडक्शन है, नेशनल प्रोडक्ट है, में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसमें से आपको ऑप्शन देखना है, किसानों द्वारा उपभोग के लिए उत्पादित गेहूं, स्वयं के उपभोग के लिए निर्मित मकान, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचा गया पुराना, हस्तांतर है, ये तो ट्रांसफर है, इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आपका नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एक फर्म द्वारा निर्मित मशीन, ये भी प्रोडक्शन है, निर्मित नया मकान बनाया, ये भी आपका प्रोडक्शन है। आपका उपभोग के लिए उत्पादित गेहूं, ये भी आपका प्रोडक्ट है। राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत की आय की अवधारणा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा हेतु काटी गई कटौतियां, ठीक है, लाभांश का वह भाग जो वितरित नहीं किया गया, यानी आपका जो लाभांश है, डिविडेंड है, उसका जो है भाग वितरित नहीं किया, प्लस हस्तांतरण भुगतान, तो ये राष्ट्रीय आय के लिए आपका कथन सही है। राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान, तो हस्तांतरण ये तो नहीं है उत्पादों के लिए, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपको चयन करना है, यहाँ पे यही सही है, बाकी नहीं है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निकाला था 20 रुपए, ठीक है। दूसरा अनुमान जो है इन्होंने विकी RV राव ने निकाला था, ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए तो ठीक है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है, इसको आप चेकआउट करते हैं। NNP एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज बराबर NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, GNP बराबर GNP, ये आपका सही है। देखिए यहाँ पे आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो NNP है ना, जैसे NNP ऐसे देता है आपको, ये NNP है, ये आपका फैक्टर कॉस्ट पे है, ठीक है, और आपको सामने क्या देगा, NNP देगा, ये आपके किस पे है, मार्केट प्राइस पे है। अब इसमें से क्या क्या जुड़ेगा, सब्सिडीज तो आपकी जुड़ती है, ठीक है, और इसमें से आपका क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका घटता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है कि एक दो टर्म इधर उधर भेज दे तो आप समझ लेना कि आपका जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें से सब्सिडी माइनस करके भी दिखा सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। GNP बराबर GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम फॉर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेट इनकम दिया हो ना तभी फॉरन से, बिकॉज ये क्या है X माइनस M हो जाता है, ठीक है, ये इसका टोटल है। अगर आपको सीधा सीधा विदेशी जो आय होता है तो ये नहीं होता है ना। GNP दे रखा है माइनस डेप्रिसिएशन बराबर GNP, तो NNP, तो ये भी सही है, तो ये तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन कहलाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर पूछा हुआ आपका यहाँ पे GNP हो जाएगा, ठीक है, इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा लोगे तो आपका क्या हो जाता है, NNP हो जाता है, और इसमें सब्सिडी आपकी जुड़ जाती है। राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता, तो देखिए मजदूरी एवं वेतन तो होगा शामिल, ब्याज एवं लाभ भी होगा, किराए की आय भी होगी, पेंशन आपकी लागू नहीं होगी, ठीक है। GDP की तुलना में GNP अधिक तब होगी जबकि क्या होगा, देखिए GDP और GNP दो चीजें हैं। अगर आपको GNP निकालना है GDP में से, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, X माइनस M, ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर आपकी X की आय यानी देशवासियों द्वारा विदेशों में कमाया गया देश में ही प्राप्त आय से अधिक है, तो फिर आपकी क्या होगी, GDP की तुलना में GNP क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अदरवाइज तो कम ही होती है।
ये हमें पता है क्योंकि हम घटाते हैं कुछ ना कुछ टर्म। लेकिन हमारे जो भारतीय लोगों ने ज़्यादा इनकम कमाई है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी और ये आपके जीएनपी को अधिक बना देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त आय क्या होगी? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगी? नहीं होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये शामिल नहीं होती। राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे तो सही है, राष्ट्रीय आय में। उपरोक्त में से किसी में शामिल नहीं होगी, ये दोनों ही गलत हो गए। भारतीय राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख घटनाएं क्या है? एक तो ये कॉन्सेप्चुअल है और संख्यांकी संबंधी और प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी आपकी संबंध है। तो आपके ये सारी समस्याएं हैं, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। सामान्य अर्थों में स्फीति वह दशा है जिसमें, स्फीति का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। बेसिकली आप महंगाई को इस तरह समझ सकते हो कि महंगाई जो 1 रुपया है उसके अंदर कम चीजें खरीद पाना, पहले के बजाय कम चीजें खरीद पाना ही महंगाई है। इन्फ्लेशन अगर आप समझना चाहते हो तो आप रुपये को समझो कि मान लीजिए कि 1 रुपये के अंदर पहले आप जो चीज खरीद पा रहे थे वो अब नहीं खरीद पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ गई। यानी वस्तुएं तो वही रहती है, उत्पादन वही रहता है, लेकिन इनके प्राइसेज हाइक होते हैं बिकॉज आपका रुपया मूल्य जो है वो कम हो गया है। ठीक है, जैसे हमारे पीछे टाइम में हम देखते हैं तो पुराने टाइम में 1 रुपये में ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये हमें सुनने को मिलता है। तो इसका वजह यही है कि उस टाइम में रुपया जो था वो मजबूत था, और अभी जो है रुपये की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है। इसके वजह से महंगाई आती है। तो स्फीति का सामान्य अर्थ यही होता है कि कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य जो है वो क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांग प्रेरित स्फीति मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? जैसे मांग प्रेरित है, जब मांग में वृद्धि होती है। मुद्रा में देखिए, एक तो ये होगा कि मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि हो गई है, क्योंकि मांग तभी बढ़ सकती है जब आप लोगों के पास पैसा होगा, और लोगों के पास पैसा होने का मतलब है कि जैसे आपकी बैंक रेट जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम हो जाती है, इससे मुद्रा पूर्ति वृद्धि होती है और मांग बढ़ती है, और एक जो महंगाई है वो इन्फ्लेशन नजर आता है। इन्फ्लेशन कई कारणों से होता है, जैसे आपने डिमांड ज़्यादा है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस हाइक होगा, तो मुद्रा पूर्ति से भी आपकी क्या होती है? मांग प्रेरित स्फीति बढ़ती है। जो डिमांड बेस्ड होती है वो व्यावसायिक व्यय में वृद्धि, वस्तुओं की विदेशी मांग में वृद्धि। तो ये सारे मुख्यतः कारण हैं जो आपके मांग जो बेस्ड होती है, डिमांड बेस्ड जो इन्फ्लेशन होता है उसको बढ़ाता है। स्फीतिक अंतराल को कम करने के उपाय क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, कर अथवा ऋण दोनों द्वारा लोगों की व्यय योग्य मौद्रिक आय को कम करना। कर अथवा ऋण का मतलब क्या है कि आप जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हो। जब आपको ब्याज बहुत महंगी दरों पे मिलता है तो लोग कम ब्याज लेते हैं और वो डिमांड कम कर सकते हैं, या फिर आप टैक्सेशन ज़्यादा लगा दो तो लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा और उनके पास कम इनकम बचेगी तो वो डिमांड कम करेंगे। तो इससे क्या है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकती है। पूर्ति में विस्तार करना, ठीक है, तो ये सारे आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों आपके सही है। नेक्स्ट, लागत प्रेरित स्फीति यानी कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हो गई है, जो आपकी मॉनेटरी वेजेज है उसके अंदर वृद्धि होना, लाभ की दरों में वृद्धि होना, और लाभ आप ज़्यादा कमाते हो तो ये क्या होता है? आपकी कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण अनुत्पादकीय व्ययों का क्या है? किस तरह का कारण है ये? तो आपका अगर उत्पादकीय व्यय का बढ़ना है तो मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण। लागत प्रेरित स्फीति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है? देखिए, श्रमिकों की मजदूरी पर नियंत्रण लगाना, यानी उसको कमी कर सकते हैं, या फिर थोड़े सख्त रूल्स, बाजार अपूर्णताओं को दूर करना, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। स्फीति नियंत्रण करने का कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? तो उदार ऋण नीति नहीं होनी चाहिए। आपकी काइंड ऋण नीति आपको क्या है, इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी 10% ब्याज पे आपको लोन मिल रहा है और फिर अचानक से आपको क्या है कि 20% पे मिले, तो आप लोन कम लोगे तो जो बाजार है उसमें मुद्रा है वो कम होगी, और मुद्रा कम होने का मतलब है कि सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह होता है। कठोर साख नीति हमें अपनानी होगी। काइंड हो गए तो देखिए, जैसे 10% में मिल रहा है, कहीं पे आपको 8% 9% में मिल रहा है तो लोग ज़्यादा ब्याज लेंगे,
ज़्यादा लोन लेंगे और लोन लेके फिर बाजार के अंदर जो है खरीदारी करेंगे तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये कठोर साख नीति होनी चाहिए। मुद्रा निगम निर्गमन का जो है नियमों को कठोर बनाना चाहिए ताकि लोगों के पास कम पैसा जाए। मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना चाहिए कि जो बाजार में क्या मुद्रा है वो कम होनी चाहिए। उत्पादन स्थिर रहने व मौद्रिक आय को गिरने की दशा में उत्पन्न होता है कि उत्पादन तो स्थिर है लेकिन मौद्रिक आय के गिरने की दशा में आपका क्या होता है, अपस्फीति होती है, डिसइंफ्लेशन होता है। देखिए नेक्स्ट, मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइंफ्लेशन की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर को क्या करना चाहिए? तो जो मुद्रास्फीति की दर को है क्या कहा जाता है, घटाया जाता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। स्फीति की दशाओं में आर्थिक विषमता क्या है? आर्थिक विषमताएं कैसी होती है? आर्थिक विषमताएं आपकी बढ़ जाती है। रिफ्लेक्शन यानी मुद्रा रिफ्लेक्शन में साख मुद्रा की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, वो आपकी बढ़ाई जाती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाते हैं? तो आप ये सोचिए कि जब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोगों खरीदारी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपके प्राइस तो ज़्यादा ही होंगे, बढ़ जाते हैं। स्फीति को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन है उसको नियंत्रित करने का सफलतम उपाय है कि आप फिर डिफ्लेशन करो। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चन। हम इससे हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर और 2 क्लास और लगेंगी, फिर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे हिसाब से यहाँ से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती है। आपको लगता है कि हम एक एक क्वेश्चन को ऐसे ये क्वेश्चन के आने वाले नहीं, ये आने वाले ना हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको पुश बैक करेंगे जब आप ऑप्शन देखोगे वहाँ पे कि आपने क्या देखा। ठीक है, कि इसमें तो ये बताया गया था और उस टाइम में हमने ये सुना था, तो उससे हिसाब से आपको अंदाजा लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।